इस वीडियो में राष्ट्रपति चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर देखने वाले हैं अभी तक कितने राष्ट्रपति बने हैं और उनका कार्यकाल क्या रहा है, और उनसे संबंधित विशिष्ट जो फैक्ट बनते तथ्य हैं वो भी जानेंगे। तो यहाँ पर जो पहले राष्ट्रपति बने हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका जन्म 1884 में हुआ था। इनकी मृत्यु 1963 में हो गई थी। इनका कार्यकाल जो रहा है वो रहा है 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक इनका कार्यकाल जो इनका रहा है राष्ट्रपति पद का। और ये प्रथम जो है राष्ट्रपति थे और ये संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। तो यहाँ पर पूछ लिया जाता है एग्जाम में, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो इस तरह से भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। और दूसरे यहाँ पर राष्ट्रपति जो बने हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनका जन्म 1884 में हुआ था। मृत्यु उनकी 1975 में हुई थी। इनका कार्यकाल 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक रहा है। जो कि ये जो रहे हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये जो है प्रथम उपराष्ट्रपति भी रहे हैं और राष्ट्रपति भी रहे हैं। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति राष्ट्रपति भी रहा है और उपराष्ट्रपति भी रहा। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये उपराष्ट्रपति भी रहे हैं और राष्ट्रपति भी रहे हैं, दोनों पद इनके पास थे। तो यहाँ पर तीसरे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनका जो है जन्म 1897 में हुआ था। मृत्यु इनकी 1969 में हुई थी और कार्यकाल इनका 13 मई से 1967 से 3 मई 1969 तक रहा। इनकी मृत्यु जो हुई थी कार्यकाल में ही हो गई थी। तो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई थी। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और यहाँ पर जो है बारागिरी वेंकट गिरी, इनका जन्म 1884 में हुआ था। मृत्यु 1980 में हुई थी और ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में रहे थे। इनका जो कार्यकाल रहा है 3 मई से 1969 से 20 जुलाई 1969 तक इनका कार्यकाल रहा है। उपराष्ट्रपति भी ये रहे हैं और कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जन्म 1905 में हुआ। मृत्यु इनकी 1992 में हुई। ये कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं और इनका कार्यकाल 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक रहा है। और ये मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं भारत के। तो कई बार एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति जो हैं मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं और राष्ट्रपति भी रहे। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। तो इस तरह से भी पूछ लिया जाता है आपसे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में रहे। तो इनका आप दोनों लोगों का नाम ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पर बारागिरी और वेंकटगिरी ये कार्यवाहक के रूप में रहे हैं और मोहम्मद हिदायतुल्लाह ये भी कार्यवाहक के रूप में रहे हैं। फिर यहाँ पर दोबारा आ जाता है बारागिरी वेंकटगिरी, इनका जो जन्म 1884 में हुआ और मृत्यु इनकी 1980 में हुई। कार्यकाल इनका 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक इनका जो है कार्यकाल रहा है। स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में ये जीते हुए थे। उसके बाद आ जाता है 5वें नंबर पर फ़खरुद्दीन अली अहमद, जन्म 1905 में हुआ। मृत्यु 1977 में हुई। इनका कार्यकाल 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक रहा। ये केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं और राष्ट्रपति भी रहे हैं। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर BD जत्ती, इनका जो है कार्यकाल 1913 से 2002 तक रहा। ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जो है रहे हैं और 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक इनका कार्यकाल रहा है। और ये उपराष्ट्रपति भी रहे हैं और राष्ट्रपति भी रहे हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे और उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। छठे नंबर पर यहाँ पर नीलम संजीव रेड्डी आ जाते हैं। जन्म 1913 में हुआ और मृत्यु 1996 में हुई। कार्यकाल इनका 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक इनका कार्यकाल रहा। ये जो है निर्विरोध निर्वाचित हुए थे और 1969 में निर्विरोध निर्वाचित हुए, बाद में ये पराजित भी हुए थे।
उसके बाद 7वें नंबर पर आ जाते हैं ज्ञानी जैल सिंह, जन्म 1916 में हुआ, मृत्यु 1994 में हुई है। कार्यकाल 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक रहा। ये प्रथम सिख राष्ट्रपति थे। तो ये भी ध्यान रखें, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए प्रथम सिख राष्ट्रपति कौन थे, तो ज्ञानी जैल सिंह थे। 8वें नंबर पर गाइज आ जाते हैं 8वें नंबर के जो वेंकट रमन रहे। इनका जो है 1910 में जो है इनका जो जन्म हुआ था, और मृत्यु का यहाँ पर जो इनका नहीं दिया हुआ है। तो 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक इनका कार्यकाल रहा। ये उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। उसके बाद 9वें नंबर पर आ जाते हैं शंकर दयाल शर्मा, जन्म 1918 में हुआ, मृत्यु 1999 में हुई है। 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक इनका कार्यकाल रहा है। उपराष्ट्रपति भी ये रहे हैं। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखें, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के पद पर दोनों पर ये रहे। तो एग्ज़ाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और यहाँ पर जो 10वें नंबर पर R.K. नारायणन, जन्म 1920 में हुआ, मृत्यु 1905 में इनकी हो गई। 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2000 तक इनका कार्यकाल रहा है। और ये उपराष्ट्रपति रहे हैं, उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। 4 मंत्रियों के साथ कार्य किया है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम 1931 में इनका जन्म हुआ, मृत्यु 2015 में इनकी हुई थी। 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक इनका कार्यकाल रहा। और ये प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे। तो ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन वैज्ञानिक एक राष्ट्रपति थे। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है 12वें नंबर पर प्रतिभा देवी पाटिल। इनका जन्म 1934 में हुआ था। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक इनका जो है कार्यकाल रहा। प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। तो ये कई बार एग्जामों में पूछ लिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर प्रणब मुखर्जी आ जाते हैं। प्रणब मुखर्जी का जन्म 1935 में हुआ था। इनका शासनकाल जो रहा है 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक इनका कार्यकाल रहा है। और ये जो है प्रथम बंगाली राष्ट्रपति बने थे। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखें, क्योंकि ये प्रथम बंगाली राष्ट्रपति थे। और उसके बाद यहाँ पर जो है वर्तमान जो हैं राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद हैं। इनका जन्म 1945 में हुआ था। और इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2017 से अब तक इनका कार्यकाल चल रहा है। उत्तर प्रदेश के मूल रहने वाले हैं, प्रथम उत्तर प्रदेश के राष्ट्रपति बने हैं, और कानपुर के ये रहने वाले हैं। तो गाइज आशा करते हैं कि आप लोग यहाँ पर समझ पा रहे हैं। तो ये 14वें नंबर के बने हैं। तो गाइज अगर यहाँ पर कार्यवाहकों को भी मिला लिया जाए तो यहाँ पर ये 17वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। वैसे जो है यहाँ पर ये 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है पहला यहाँ पर राष्ट्रपति पद की अर्हताएँ क्या हैं, तो क्वालिफिकेशन क्या है राष्ट्रपति पद के लिए। तो यहाँ पर आर्टिकल जो है अनुच्छेद 58 कहता है कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति तब होगा कि भारत का वो नागरिक हो, उसके बाद 35 वर्ष की आयु जो हो पूर्ण कर चुका हो, और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने योग्य है। तो गाइज यहाँ पर आप लोग ध्यान रखें कि लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने योग्य हो। तो एग्जामों में कई बार दिया होता है कि राज्यसभा सदस्य बनने योग्य हो, लोकसभा का निर्वाचित सदस्य हो। तो इस तरह का ऑप्शन दिए होते हैं, किसी भी लाभ के पद पर ना हो। तो ये 4 यहाँ पर दी हुई हैं। यहाँ पर ये मतलब अर्हताएँ कि भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने योग्य हो, और उसके बाद किसी भी पद के लाभ के पद पर ना हो। तो यहाँ पर ये योग्यता बताई गई है। और ना ही यहाँ पर बताया गया है कि कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, इसकी कोई यहाँ पर चर्चा नहीं की गई है। और यहाँ पर बता दें आपको, अगर राष्ट्रपति के पद पर वर्तमान में है या मंत्रिपरिषद का सदस्य है, तो वो यहाँ पर जो है जो लाभ का पद नहीं गिना जाएगा, क्योंकि वो उसका लाभ का पद नहीं माना जाता है। और भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है, तो भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है अप्रत्यक्ष मत से होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है जनता वोट नहीं डालती है। और यहाँ पर जो है
निर्वाचक मंडल के सदस्य जो होते हैं, निर्वाचक मंडल के सदस्य वही ही निर्वाचन करते हैं राष्ट्रपति का। तो यहाँ पर जो मतदान होता है इसका अप्रत्यक्ष रूप से होता है, और जो यहाँ पर प्रणाली अपनाई जाती है अनुपातिक प्रतिनिधित्व से एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा जो है राष्ट्रपति का चुनाव जो हो निर्वाचन होता है। तो यहाँ पर इसको आप लोग ध्यान रखें, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व से एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा इसका जो है निर्वाचन होता है राष्ट्रपति का। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करता है? तो यहाँ पर पूछा गया कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करता है, तो यहाँ पर वोट कौन डालता है? तो यहाँ पर जो है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जो है वोट डालने की बात की जाए तो राज्यसभा के सदस्य और लोकसभा के सदस्य और राज्य विधानसभाओं के सदस्य, निर्वाचित सदस्य। तो गाइस यहाँ पर ध्यान रखें आप, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, केवल निर्वाचित सदस्य, और लोकसभा के केवल निर्वाचित सदस्य, और राज्यों की विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य, और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली एवं पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य ही केवल इसमें भाग लेते हैं। तो गाइज ऐसा करते हैं, आप लोग समझ पाए होंगे कि इसमें कौन कौन जो इसके चुनाव में भाग लेता है। और गाइज यहाँ पर एक भी जो है मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेता, ओनली निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। जो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं राज्यसभा में 12 सदस्य, वो इसमें भाग नहीं लेते हैं, ना ही लोकसभा के सदस्य जो निर्वाचित होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्तावक का अनुसमर्थन कम से कम कितने सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए? तो भारत के राष्ट्रपति जो उम्मीदवार होते हैं, जो चुनाव लड़ना चाहते, तो उसके लिए जो है कम से कम जो है 50 निर्वाचक होने चाहिए, 50 अनुमोदक और 50 जो है प्रस्तावक होने चाहिए गाइज। चुनाव लड़ने के लिए 50 अनुमोदक, 50 प्रस्तावक होना चाहिए। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री किस स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा? यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। अगर राज्य का मुख्यमंत्री किसी स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा, तो इसमें पूछे किस स्थिति में नहीं होगा, तो यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो तो वो क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए पात्र नहीं होगा। अगर वह निम्न सदन का सदस्य होगा तो वह निर्वाचन के लिए पात्र होगा। कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का भाग तो है भाग है, परंतु वह उसके महाभियोग में भाग नहीं लेता है। तो यहाँ पर पूछा गया कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का है तो परंतु भाग नहीं लेता उसके महाभियोग में। तो यहाँ पर राज्यों की विधानसभा जो है भाग नहीं लेती हैं, जो कि ये निर्वाचक मंडल में राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालती हैं, मगर ये जो है उस पर महाभियोग जो प्रक्रिया नहीं लगा सकती हैं, क्योंकि ये लोकसभा और राज्यसभा में ही 2 सदन में किसी भी सदन में महाभियोग लगाया जा सकता है राष्ट्रपति पर। संसद अथवा विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु उस पर क्या शर्तें हैं? निर्वाचित होने के उपरांत उसे अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करती है, केंद्रीय मंत्रिमंडल। राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या हटाए जाने पर पद की स्थिति रिक्त को भरने 6 माह की समय सीमा के भीतर भरना होगा।
अगर गाइज राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या हटाए जाने पर महाभियोग के द्वारा रिक्तकी जो उसकी होती है उसको 6 माह की सीमा के अंदर भरना होगा। तो इस फैक्ट को आप याद रखें, क्योंकि ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या पद त्याग दे दिया जाए या हटाया जाए तो उसका जो पद जो रिक्त होता है उसे कितने माह के भीतर भरना होगा। तो यहाँ पर 6 महीने में उसका जो है पद भरना होगा। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है। तो गाइज अगर राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है उसमें कुछ गड़बड़ है या गड़बड़ी हुई है या विवाद कोई हुआ तो उसका जो है निपटारा जो है सर्वोच्च न्यायालय करेगा, उच्चतम न्यायालय करेगा इसका। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है। तो उस पर जो है महाभियोग द्वारा जो है उसको हटाया जा सकता है गाइज। राष्ट्रपति के पद से कार्यकाल समाप्ति से पूर्व, क्योंकि उस पर महाभियोग लगाया जाता है। जब महाभियोग लगाया जाता है तो गाइज महाभियोग राष्ट्रपति पर लगाया जाता है तो आर्टिकल 61 के तहत, अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, जो कि संविधान उल्लंघन करने पर महाभियोग लगाया जाता है। संसद के ये किसी भी सदन में लाया जा सकता है, राज्यसभा या लोकसभा, दोनों में से किसी में भी। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की अधिकार किसे प्राप्त है। तो यह संसद को प्राप्त है। संघ की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित है। तो संघ की कार्यपालिका आर्टिकल जो है अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है। तो संसद के किसी भी सदन द्वारा जो है लाया जा सकता है, महाभियोग प्रारंभ किया जा सकता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है। तो आर्टिकल जो है अनुच्छेद 57 जो है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता निर्धारित करता है। तो ये आर्टिकल गाइज एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको आप लोग याद रखें। राष्ट्रपति को कोई भी विषय पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया था। तो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है पुनर्विचार के लिए दिया गया था अधिकार। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं। तो आर्टिकल जो है 111 के तहत रोक सकते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों और निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। तो आर्टिकल 160 के तहत। तो गाइज राष्ट्रपति से संबंधित कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं, अनुच्छेद हैं, जो इन्हें आपको ये अनुच्छेद आना ही चाहिए। तो यहाँ पर जो आर्टिकल है आर्टिकल 52 है। 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद जो है 53 कहता है संघ की कार्यपालिका जो है राष्ट्रपति में निहित होगी। और जो अनुच्छेद 54 कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचक जो है मंडल होगा, निर्वाचन होगा। और अनुच्छेद जो 55 कहता है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या होगी। और अनुच्छेद 56 जो कहता है राष्ट्रपति की पदावधि क्या होगी। और अनुच्छेद जो आर्टिकल है 57 ये पुनर्निर्वाचन के लिए जो पात्रता रखता है। अनुच्छेद जो है 58 कहता है, अनुच्छेद 58 कहता है राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएँ क्या होनी चाहिए। अनुच्छेद जो है आर्टिकल 59 कहता है राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें क्या होंगी। आर्टिकल जो है 60 कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान जो है, इसी तरह से एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत शपथ या प्रतिज्ञान लेते हैं। तो आर्टिकल 60 के तहत लेते हैं।
अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। तो महाभियोग चलाया जाता है अनुच्छेद 61 के तहत। आर्टिकल जो है 52 है, इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिकताओं रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। अनुच्छेद जो 52 है, अनुच्छेद जो 72 है, 72 है, तो इसमें जो राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति दी गई है, जो क्षमा करते हैं मृत्युदंड वगैरह को, तो यहाँ पर घटा देते हैं। तो इसकी जो शक्ति है अनुच्छेद जो है 72 के तहत राष्ट्रपति को दी गई है। और यहाँ पर जो आर्टिकल दिया है 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है, राष्ट्रपति जो है उसका संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कर सकते हैं। तो गाइस, जो राष्ट्रपति का पद है ये जो है अमेरिका से लिया गया है। तो ये कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में है कि राष्ट्रपति का पद किस देश से लिया गया, तो ये अमेरिका से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो जो सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है उसे कौन हटा सकता है? तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो उसको राष्ट्रपति जो है हटा सकते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। जो है आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय से जो परामर्श ले सकते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? तो यहाँ पर पूछा गया राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? तो जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर जो है राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? तो लोकसभा और राज्यसभा का जो अधिवेशन है तो ये आहूत करते हैं राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में जेबी वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था? तो जेबी वीटो की शक्ति का प्रयोग भारत डाकघर संशोधन विधेयक वर्ष 1986 में जो है इसका प्रयोग किया था। भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं ले सकता है। किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त है? तो किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार जो है राष्ट्रपति को है। तो ये एग्जामों में क्वेश्चन इस तरह के पूछ लिए जाते हैं। तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति जो है अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। तो यहाँ पर आप लोग इसे भी ध्यान रखें। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, केंद्रीय मंत्री की नियुक्ति करते हैं, राज्यों के राज्यपालों की, वित्त आयोग, राजभाषा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति करते हैं। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो हैं मुख्य न्यायाधीश इनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। भारत के महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति और उनके सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति, अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संघ राज्यों क्षेत्रों के राज्यपालों एवं प्रशासकों की नियुक्ति राष्ट्रपति के ही द्वारा की जाती है। दिल्ली एवं पुडुचेरी के मुख्यमंत्री की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। गाइज, राष्ट्रपति के वेतन की बात की जाए तो गाइज राष्ट्रपति का वेतन जो है 5 लाख रुपए होता है। वर्तमान में 5 लाख रुपए है। इस समय जो इन्हें 5 लाख रुपए पर मंथ वेतन मिलता है। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति भी ना हो तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? तो यहाँ पर कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो और उपराष्ट्रपति भी ना हो तो यहाँ पर जो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति का जो है पद संभालेगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा।
वह राष्ट्र प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र को नेतृत्व नहीं करता है। यह उक्ति किस पर लागू होती है? तो ये भारत के राष्ट्रपति पर लागू होती है। भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका था? तो यहाँ पर डॉक्टर जाकिर हुसैन, श्री रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति को मृत्युदंड के मामले में क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है परंतु राज्यपाल के पास नहीं है। तो गाइस यहाँ पर ये ध्यान रखें कि जो है भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनको मृत्युदंड के मामले में क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है किंतु राज्यपाल के पास नहीं शक्ति है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करने वाले अधिकारी, संघ के राज्य मंत्री, राज्यों के राज्यपाल, भारत के महान्यायवादी। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन सकता है? तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही जो है अधिनियम बन सकता है। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाए तो राष्ट्रपति को उस विधेयक पर अपनी अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है। निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये नीलम संजीव रेड्डी थे जो कि निर्विरोध चुने गए थे। भारत के राष्ट्रपतियों में किनका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है? तो वाराहगिरी वेंकट रमन का संबंध रहा है। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। तो गाइज भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष तक का होता है। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के नाम से संज्ञा दी जाती है? तो APJ अब्दुल कलाम। भारत के मुख्य न्यायाधीश में से किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? तो गाइस ये हम लोग पीछे भी देख चुके हैं। तो जस्टिस M हिदायतुल्लाह। धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटाने का संवैधानिक विशेष अधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हो गाइस धन विधेयक को जो राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटाने का संवैधानिक विशेष अधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का भारतीय गणतंत्र के रूप में कौन सा स्थान सही क्रम है? तो यहाँ पर ये 14वें नंबर के गाइस बने हैं। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति वित्त आयोग की नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे लंबी अवधि 1950 से 1962 तक रहे हैं। सबसे लंबी अगर आपसे पूछा जाए सबसे लंबा कार्यकाल किस राष्ट्रपति का रहा है? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का रहा। अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर डॉक्टर जाकिर हुसैन कार्यकारी राष्ट्रपति को छोड़कर सबसे कम अवधि के 1 वर्ष 11 दिन का कार्यकाल रहा है। 1 वर्ष 11 दिन का रहा। तो सबसे कम किसका रहा गाइज? है डॉक्टर जाकिर हुसैन का। राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्तियाँ, जब दंड सेना न्यायालय द्वारा किया गया हो तो उसको भी राष्ट्रपति जो है क्षमा कर सकते हैं गाइज। जब दंड संघीय विषय से संबंधित हो, विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया तो उसे भी राष्ट्रपति क्षमा कर सकते हैं। जब दंडादेश मृत्यु हो तो उसे भी राष्ट्रपति जो है क्षमादान कर सकते हैं। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग प्रक्रिया चलाई जाती है संसद द्वारा, ये क्या है? एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है।
तो गाइज राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति को थोड़ा डिटेल से हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, क्योंकि ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आप सभी को पता है कि आर्टिकल 72 राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है। और यहाँ पर 3 तरह की, जो अगर मान लो सैन्य न्यायालय द्वारा कोई दंड उसे दिया गया है, उसके बाद यदि दंड का स्वरूप मृत्युदंड हो तो उसे भी राष्ट्रपति क्षमा कर सकते हैं। संघीय विधि द्वारा किसी अपराध में दिए गए दंड को भी राष्ट्रपति जो है क्षमादान कर सकते हैं। तो यहाँ पर राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति न्यायालय से स्वतंत्र है गाइज, और यह वह एक कार्यकारी शक्ति है, परंतु राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग करने के लिए किसी न्यायालय की पेश नहीं आता है। राष्ट्रपति की इस शक्ति के 2 स्वरूप हैं, विधि के प्रयोग होने वाली न्यायिक गलती को सुधारने के लिए, और यहाँ पर है दूसरा यहाँ पर यदि राष्ट्रपति दंड का स्वरूप अधिक कड़ा समझता है तो उसका बचाव प्रदान करने के लिए राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति निम्नलिखित बातों से संबंधित है। तो यहाँ पर गाइज यहाँ पर जो होता है क्षमादान, तो क्षमादान में क्या होता है, इसमें दंड और बंदीकरण दोनों को हटा दिया जाता है। दोषी की सभी दंड और दंडा आदेश और निराहताओं से पूर्ण मुक्त कर दिया जाता है। तो गाइज इसमें जो है, अगर मान लो आपको मृत्यु दंड दिया गया है तो आपको इसमें जो है बिल्कुल क्षमादान कर दिया जाएगा। और उसके बाद दूसरा गाइज आता है यहाँ पर लघुकरण में क्या होता है गाइज, लघुकरण होता है गाइज, तो लघुकरण में इसका अर्थ होता है कि दंड के स्वरूप को बदलकर कम करना। उदाहरण के लिए मृत्युदंड अगर किसी को दिया गया तो लघुकरण में जो इसका क्या हो जाएगा, कठोर कारावास में परिवर्तित कर दिया जाएगा, जिसे साधारण कारावास में परिवर्तित किया जा सकता है। उसके बाद गाइज यहाँ पर आता है परिहार का अर्थ होता है, इसका अर्थ है दंड के आकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि कम करना। उदाहरण के लिए 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के लिए कठोर कारावास में परिवर्तन कर दिया जाता है। तो उसके बाद एक गाइज यहाँ पर विराम होता है। तो विराम में क्या होता है, इसका अर्थ है किसी दोषी को मूल रूप में दी गई सज़ा को किन्हीं विशेष परिस्थिति में कम करना, जिसे शारीरिक अपंगता या महिलाओं को गर्भावस्था के कारण। तो गाइज आप लोगों ने अभी यहाँ पर देखा कि राष्ट्रपति को 3 प्रकार की शक्तियाँ दी गई हैं, जो कि अगर किसी सेना न्यायालय ने उसे सज़ा सुनाई हो या संघ में किसी न्यायालय ने सुनाई गई हो, तो 3 तरह की जो है क्षमादान की राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान है। उसके बाद उसमें भी 5 तरह की जो है प्रावधान किए गए हैं। क्षमादान बिल्कुल सज़ा को माफ़ कर दिया जाता है, और उसमें जो है यहाँ पर प्रलंबन और परिहार वगैरह है। तो यहाँ पर आप लोगों ने ये देखा। और उसके बाद एक होता है प्राविलंबन। इसमें क्या किया जाता है, इसका अर्थ गाइज ये है कि किसी दंड विशेष कर मृत्युदंड पर अस्थायी रोक लगाना। इसका उद्देश्य किसी दोषी व्यक्ति का क्षमा याचना अथवा दंड के स्वरूप की परिवर्तन की याचना के लिए समय देना। तो इसमें प्राविलंबन में क्या गाइज होता है कि मान लो अगर किसी को सज़ा सुनाई गई है तो ये जो है अपनी याचिका लगा सकते हैं। जैसे कि मान लो किसी को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है या फांसी की सज़ा सुनाई गई है, तो इसमें क्या होता है कि आप जो है अपनी याचिका जो है कर सकते हो। तो यहाँ पर आपके जो रोक लगा दी जाएगी, जो आपकी सज़ा दी गई तो उस पर रोक लग जाएगी। और आर्टिकल जो है यहाँ पर अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राज्य का राज्यपाल क्षमादान की शक्ति रखता है। अतः राज्यपाल किसी भी दंड को क्षमा कर सकता, अस्थायी रूप से रोक सकता है, सज़ा को या सज़ा की अवधि को कम कर सकता है। पर गाइज यहाँ पर जो है राष्ट्रपति जो है मृत्यु दंड को नहीं क्षमा कर सकता है। मृत्यु दंड अगर किसी को न्यायालय ने दिया है तो उसको सिर्फ राष्ट्रपति ही माफ़ कर सकता है, और राज्यपाल के पास ये शक्ति नहीं होती है कि मृत्यु दंड को जो है क्षमा किया जा सके। तो गाइज यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं राष्ट्रपति की कार्यकारी कर्तव्य। तो यहाँ पर राष्ट्रपति को जो कर्तव्य या शक्तियाँ दी जाती हैं, कार्यकारी शक्तियाँ दी जाती हैं, विधायी शक्तियाँ दी जाती हैं और वित्तीय शक्तियाँ दी जाती हैं। यहाँ पर राष्ट्रपति को 7 प्रकार की शक्तियाँ दी जाती हैं, और न्यायिक शक्तियाँ और कूटनीति, सैन्य शक्तियाँ और आपातकालीन शक्तियाँ। तो ये शक्तियाँ राष्ट्रपति को दी जाती हैं गाइज। तो इनको हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर।
पहली जो कार्यकारी शक्ति हो गई है राष्ट्रपति के, तो इसमें क्या है, भारत सरकार के सभी शासन संबंधित कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाएंगे। और यहाँ पर दूसरा है यह है कि वह नियम बना सकता है ताकि उसके नाम पर दिए जाने वाले आदेश और अनुदेश वैध होंगे। वह ऐसे नियम बना सकता है जिससे केंद्र सहज रूप से कार्य कर सके और मंत्रियों को उक्त कार्य सहजता से वितरित हो सकें। 4 यहाँ पर वह प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति करता है और वे उसके पश्चात पर्याप्त कार्य करते हैं। कूटनीति शक्ति का यहाँ पर देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ समझौते राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं, हालांकि इनके लिए संसद की अनुमति अनिवार्य रहे। वह अंतर्राष्ट्रीय मंचों मामलों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है और कूटनीति जैसे राजदूतों और उच्चायुक्तों को भेजता है, उनका स्वागत करता है। सैन्य शक्ति की बात करें यहाँ पर सैन्य शक्ति की, तो वह भारत के सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। और गाइज यह भी आप लोग ध्यान रखें, वह भारत के सैन्य बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है और भारत का प्रथम नागरिक भी कहलाता है। और इस क्षमता में वह थल सेना, जल सेना, वायुसेना की प्रमुखों की नियुक्ति करता है। तो थल सेना प्रमुख, जल सेना प्रमुख और वायुसेना प्रमुख, इनकी तीनों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। गाइज वह युद्ध अथवा इसकी समाप्ति की घोषणा करता है, किंतु वह संसद की अनुमति के अनुसार करता है। तो गाइज यहाँ पर युद्ध अगर मान लो गाइज विराम देना है या युद्ध के लिए जो है आगे बढ़ाना है, तो इसकी कार्रवाई जो है उसे क्या है, संसद की अनुमति लेनी पड़ेगी। आपातकालीन गाइज शक्तियाँ यहाँ पर जो है गाइज राष्ट्रीय आपात जो लगाया जाता है, जो गाइज ये राष्ट्रपति की अनुमति पर ही लगाया जाता है। ये जो राष्ट्रीय आपातकाल है अनुच्छेद जो है 352 के तहत लगाया जाता है आर्टिकल। और यहाँ पर जो गाइज है राष्ट्रपति शासन जो लगाया जाता है तो अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। और गाइज वित्तीय आपात की बात की जाए तो गाइज ये अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है। और आपातकालीन गाइज उपबंध की अगर बात की जाए तो ये 8 भाग जो है संविधान के भाग 18 में इसका उल्लेख है। तो ये भी गाइज आप लोग ध्यान रखें। अगर गाइज आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू गाइज। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। बाय बाय।